खुशामदीद। अगस्त की 22 तारीख, हफ्ते का पहला दिन। आपका मेज़बान इशफ़ाक़ गौहर हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत। प्रोग्राम सलाम जेके लेकर, इस उम्मीद के साथ कि इस प्रोग्राम को आप अपनी मोहब्बतें उसी तरीके से देते रहेंगे जिस तरीके से पिछले कई सालों से लगातार आप देते आ रहे हैं। हमारी कोशिश डेस्क की लगातार ये रहती है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको बाखबर करें, उन खबरों से बाखबर करें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहना चाहती हैं या हो जाएंगी, या उन बातों से आपको बाखबर करें जो मुल्क के अंदर हो रही है, बैरून मुल्क हो रही है। और आपको पल पल का अपडेट टेलीविज़न चैनल के ज़रिए से तो मिलता ही है। आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं मोहब्बतों के साथ, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, कू पर भी और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। तो ये सारे ज़राया आपके और हमारे बीच के ताल्लुकात को बेहतर, मजबूत, फाल और मुतहरिक बनाने के लिए है। जिस मोहब्बत के साथ आप देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आज का दिन भी आप हमारा साथ देते रहेंगे और पल पल अपना अपडेट और फीडबैक भी देंगे, क्योंकि आज का दिन सियासी उफक पर इंतहाई अहम होगा। जम्मू के अंदर जहां अहम तरीन इजलास होगा, वहीं कश्मीर के अंदर भी अहम तरीन इजलास होगा। दोनों इजलासों की अहमियत और इफादियत आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मुल्क की सतह पर कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। सरहद पार पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की मुसीबतें और मुश्किलें बढ़ रही है, उस पर भी हमारी नजर है। और जम्मू कश्मीर के तई तो आपको पल पल का अपडेट खबर तह तक बताते ही हैं। लेकिन करते हैं प्रोग्राम का आगाज और सबसे पहले आपको बताते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे। और हिस्ट्री ऑफ द डे लेकर आ रहे हैं हस्बे वादा। हमारे साथ मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। जी आसिफ, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जी की दिल्ली के स्टूडियो से हम राह रास्त हमेशा की तरह 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगे, लेकिन उन मौज़ूआत की जानिब जाने से कबल हम सबसे पहले आपको बताते हैं प्रोग्राम के आगाज में हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख में आज का दिन क्या है, इतिहास क्या कुछ बताता है आज के दिन के हवाले से। और आज साल 2022 का जो 8वां महीना यानी अगस्त का महीना 22वीं इसकी तारीख है, पीर का दिन है और आखिरी हफ्ता एक तरह से कह लीजिए जो पूरा हफ्ता होगा। 1320 में आज ही के दिन गाजी मलिक, जिन्हें गियासुद्दीन भी कहा जाता था और तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं, 320 में आज का दिन था जब नसीरुद्दीन खुसरो को उन्होंने जंग में शिकस्त दी। हिंदुस्तान के अंदर डायनेस्टी खानदान को लाने वाले गाजी मुल्क, और इन्हें जो इनका पूरा नाम था वो गियासुद्दीन तुगलक था, तो उन्होंने नसीरुद्दीन खुसरो को आज के दिन शिकस्त दी थी। 1894 में महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका के शहर नटाल में नटाल इंडियन कांग्रेस कायम की। 22 अगस्त का दिन था। 1921 में आज ही का दिन था जब बाबा कौम महात्मा गांधी ने गैर मुल्की कपड़ों की होली जलाई, यानी कपड़ों को जलाया, नाराजगी का इजहार किया। और जंगे आज़ादी की तरफ जब सारे लोग बढ़ रहे थे तो उनमें ये भी बड़ी तहरीक थी जिसका आगाज हुआ था। और 1996 में आज के दिन मद्रास का नाम तब्दील करके चेन्नई रखा गया, यानी तमिलनाडु का जो इस वक्त बड़ा हिस्सा है। साल 2004 में तुर्की के अंदर एक हादसा पेश आया जब इस्तांबुल से अंकारा जाने वाली मुसाफिर ट्रेन के साथ हादसा हुआ। 140 अफराद ने अपनी जान गंवा दी। आज का दिन था और 60 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए थे हादसे में। 2004 के इस हादसे को तुर्की समेत पड़ोसी ममालिक में आज याद किया जा रहा है। 1977 में चीन के माजूल वजीर आजम डेंग ज़ियाओपिंग को वतन वापस आने की इजाजत दी गई। 22 अगस्त की तारीख थी। साल था 1977 जब मुल्क से गद्दारी और बदअमनी फैलाने के इल्जाम में उन्हें मुल्क से माजूल किया गया था। और उसके बाद वापस जब आए तो आज का दिन था 1977 में जब निज़ाम के अंदर सिस्टम को बेहतर करने के लिए उनकी तरफ से कुछ बड़ी बातें की गई और बाद में उन्हें वापसी की इजाजत आज के दिन दी गई। 1707 में स्वीडन और पर्शिया, जिसे अब आप ईरान कहते हैं, इसने फौजी मुआहिदे पर दस्तखत किए। और एक बड़ा एग्रीमेंट माना जाता है उस वक्त में या उस दौर में जब अरब ममालिक के साथ अंग्रेजों की तरफ से एक एक कदम करके आगे बढ़ाया जा रहा था। और कहा गया कि दुनिया भर के अंदर सबसे बड़े 10 मुआहिदों में से स्वीडन और पर्शिया के दरमियान होने वाला ये मुआहिदा भी 1707 22 अगस्त का शामिल है। और 1848 में आज के दिन अमेरिका ने न्यू मैक्सिको पर कब्जा किया। 22 अगस्त का दिन, और मैक्सिको के कई ऐसे लोग आज भी हैं जो इस दिन को मनाते हैं जिस दिन
अमेरिकी अफवाज ने और सिविल हुकाम ने न्यू मैक्सिको पर कब्जा किया था। अगरचे बाद में यह हिस्सा इसके साथ जरूर जोड़ा गया, लेकिन 1848 में एक नई जंग का आगाज यहां पर हो गया था अमेरिका के कब्जे के साथ। ये आज के दिन की बड़ी बातें थी और ये तो पॉइंट्स एक लंबी फहरिस्त रहती है हिस्ट्री ऑफ द डे में, लेकिन चंद अहम बातें जो आप तक प्रोग्राम के आगाज में हम पहुंचाते हैं, और आज भी यही मकसद था जिसको हमने पूरा किया, आपके साथ किया गया वादा। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा आप हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर भी आप हमारे साथ रहिएगा। कमेंट्स के जरिए, सवालात के जरिए प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ www.gulistannews.in जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर भी आप जा सकते हैं तहरीरी कंटेंट के लिए। चलिए जनाब, अब जरा खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। और सबसे पहले आज सियासी पस मंजर पर क्या कुछ हो रहा है और सियासी उफक पर क्या कुछ हो रहा है जम्मू और श्रीनगर के अंदर, एक के बाद एक बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे। फिलहाल सबसे पहले वादी कश्मीर पर नजर, जहां पर श्रीनगर में आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर ऑल पार्टीज मीटिंग का इनेकाद होना है। और ये मीटिंग इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 25 लाख नए वोटरों के इंदराज के बाद जो सियासत ट्विटर से लेकर मैदान तक देखने को मिली थी, जिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए गए थे, उसको लेकर ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो सीनियर लीडर हैं और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने आज इत्तेहाद से बालातर होते हुए ऑल पार्टीज मीटिंग को तलब किया है। और इस मीटिंग के अंदर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस मौजूद रहेंगी, वहीं पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा रीजनल पार्टियों के सरबराहों को भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दावत दे दी गई है। रीजनल पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस जो मुल्क की सतह पर बड़ी पार्टी भी है, उसे भी इस मीटिंग के अंदर जो है वो तलब किया गया है। 11 बजे पार्टी का इजलास, ऑल पार्टीज मीटिंग का इजलास जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कि ये मीटिंग हो, उससे पहले दो अहम बातें भी सामने आई है, जहां जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात की वजाहत की कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 25 लाख वोटरों के हवाले से बयान दिया गया था, जिस तरीके से उस पर वजाहत आई है वो काबिल तशफ़ी है। और उन्होंने अपनी बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सामने रख दी है, यानी जब शुक्रिया हुआ है तो लगभग जो गिले और शिकवे थे लगभग वो खत्म हुए हैं। इस बीच खबर ये है कि थोड़ी देर के बाद यानी 10 बजे के आसपास पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लॉन श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से वो इलेक्शन कमीशन से लेकर दीगर मामला पर गुफ्तगू कर सकते हैं। इस तरीके के पार्टी जराया हमें बता रहे हैं ना, दो रीजनल फोर्सेस पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी वो शायद इस मीटिंग में ना जाए क्योंकि वो अपने पत्ते 10 बजे ही खोल देंगे। इस तरीके की बातें आ रही है। कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला कल उमर अब्दुल्ला ने किया था ईडी के छापामार कार्रवाइयों को लेकर। अब देखना होगा कि कांग्रेस पलटवार करते हुए क्या मीटिंग में आती है या उस बयान को मौजू बनाते हुए, उस बयान को एक बेस बनाते हुए इस मीटिंग से दूर रहेंगी। तो इसलिए आज का इजलास जो श्रीनगर के अंदर होने जा रहा है, इसमें काफी अहमियत है। जेडीयू से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीएफ और दीगर जमातों को इस इजलास के अंदर तलब किया गया है, जो आज 11 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक्किद होगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि सज्जाद गनी लॉन की प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर के अंदर होगी, जो अपने पत्ते खोलेंगे कि क्या सज्जाद फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर जाएंगे या नहीं। जहां तक अपनी पार्टी का सवाल है, वहां पर सईद अल्ताफ बुखारी ने पहले ही वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी किया था और कल बटमालू के अंदर उन्होंने कहा था कि जिस तरीके की हवा बनाई जा रही है वो हवा जी सही नहीं है। तो वो सारे बयानात को देखते हुए लगता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी इस ऑल पार्टीज मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। तो आज बड़ी दो अहम डेवलपमेंट्स, एक सज्जाद लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे मुनक्किद होने जा रही है और दूसरा 11 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर कौन कौन पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, वहां अंदर खाने क्या कुछ होगा। और जो बयान इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बयान सामने आया, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा इश्तिहार सामने आया जिसमें 5 नुकात को वजाहत के तौर पर कहा गया, 25 लाख की वजाहत देने की कोशिश की गई। उसके बाद भी बयानात यह आए कि जो जना बुनियादी सवाल है उन सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है, जिसके बाद आज की इस मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है जो श्रीनगर के अंदर होने जा रही है। तो श्रीनगर की मीटिंग के बाद जरा आपको जम्मू भी लिए चलेंगे, क्योंकि जम्मू के अंदर भी आज भारतीय जनता पार्टी का अहम तरीन इजलास 11 बजे तलब किया गया है। पार्टी जराया ने जो हमें अभी थोड़ी देर पहले इतला दी है वो ये है
कि फारूक अब्दुल्ला की श्रीनगर के अंदर ऑल पार्टीज मीटिंग की हिकमत अमली को तरतीब देने की जो बात हो रही है उसका किस तरीके से तोड़ किया जाए, और रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर्स यानी जो नए वोटर्स की बात आ रही है उसको लेकर रविंदर रैना की सरबराही में भारतीय जनता पार्टी का एक अहम तरीन इजलास आज 11 बजे त्रिकुटा नगर हेडक्वार्टर में मुनक्किद होगा, जिसमें स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि ऑल पार्टीज मीटिंग के अंदर जो फैसले वहां लिए जाएंगे उसका तोड़ कैसे किया जाए। यानी अब आप समझ सकते हैं कि सियासत आने वाले चंद घंटों के अंदर किस तरीके से गर्म होगी। जहां श्रीनगर के अंदर बैक टू बैक दो बड़ी बातें होनी है, सज्जाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से, फारूक अब्दुल्ला की ऑल पार्टीज मीटिंग है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पार्टी एहलकारों को और पार्टी ओहदेदारों का अहम तरीन इजलास 11 बजे तलब किया है, और इस इजलास के अंदर हिकमत अमली को तय किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन की जो बात सामने आई है और उसके बाद जो हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए, उसको किस तरीके से जनाब देखा जाए, और जो हवा बनाने की कोशिश हो रही है उसको किस तरीके से जवाब दिया जाए। और ये बीजेपी का अहम इजलास जो है 11 बजे त्रिकुटा नगर के अंदर होगा आज। यानी बैक टू बैक बड़ी बातें सामने आएंगी आज। जहां फारूक अब्दुल्ला मीडिया से ब्रीफ करेंगे वहीं रविंदर रैना अपनी बात को सामने रखेंगे। जहां सज्जाद लोन अपने पत्ते 10 बजे खोलेंगे वहीं पर अपनी पार्टी ने अपने पत्ते पहले ही खोल दिए कि सूरत हाल किस तरीके की है। लेकिन लगातार बीजेपी के कद्दावर नेताओं की तरफ से जो बयानात पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं उससे यह साफ लग रहा है कि वो माकूल और मुनासिब सियासी जवाब देने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और दीगर जमातों ने इलेक्शन कमीशन के 25 लाख के फिगर को एक बड़ा मुद्दा बनाया है, उसको किस तरीके से पॉलिटिकली एड्रेस किया जाए और क्या जवाब दिया जाए, उस हवाले से एक हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से, जो पार्टी जराया हमें बता रहे हैं। और हमगीर मुहिम छेड़ी जाएगी, यानी डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल तक किस तरीके से जाया जाए ताकि सही तरीके से सही जो मतन है उस बात का नीचे आए जो सरकार के मंशा में है या जो इलेक्शन कमीशन के मंशा में थी। तो कुल मिलाकर आज का दिन सियासी एतबार से इंतहाई अहम माना जा रहा है। तो 11 बजे के आसपास श्रीनगर में जब हलचल होगी तो जम्मू से भी साथ साथ आपको अपडेट जरूर देंगे, क्योंकि एक तरफ हिज़्ब खिलाफ और दूसरी तरफ हिज़्ब इक़्तिदार बीजेपी इस वक्त इजलास के लिए तैयारियां कर रही हैं। जरूर इससे जो कुछ जोड़ तोड़ निकल कर आएगा सियासी जमातों के, इस पर पहले भी और मीटिंग के बाद भी, क्योंकि ऑफिशियल क्या होगा, ब्रेक थ्रू क्या होगा, उस पर भी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इतला दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो एक और खबर आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती मंसूबे जो सरकार की तरफ से हाथ में लिए गए, इनमें बड़ा मंसूबा साल 2021 में लिया गया, जब जम्मू कश्मीर के अंदर ये कहा गया कि अब 370 की तनसीब के बाद सनती इनकलाब आएगा। और उस सनती पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में अब तक क्या कुछ हुआ है और क्या करने की तैयारी है। दरअसल हमारे पास जो जानकारी है कि यह सरकार के आदादोशुमार हैं कि कुल मिलाकर अभी तक दरख्वास्तें जो मौसूल हुई हैं वो 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनकी मालियत है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो इस पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर कामकाज करना चाहते हैं, उन लोगों ने अभी तक क्या किया है कि 54,000 से ज्यादा रुपए की मालियत की जो यूनियन टेरिटरी को दरखास्तें मौसूल हुई थी, उनमें से मंजूरी सरकार की तरफ से 36,000 करोड़ रुपए की जो सनती अराजी है, यानी जहां पर सनतें कायम होनी है, कामकाज मुस्तकबिल में होना है, इस पॉलिसी के तहत जिसको सरकार ने शुरुआत की थी फरवरी 2021 में जब शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त जो बड़ा ऐलान किया गया था उसके तहत सरमायाकारी के लिए जो दर्जनों दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिन लोगों ने दिलचस्पी जाहिर की है, ओवरऑल 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबे यूनियन टेरिटरी के अंदर बनेंगे जो अभी तक दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। लेकिन इनमें से जमीन कितनों को अलॉट की गई है वो आदादोशुमार बताते हैं कि 36,000 करोड़ रुपए के ऐसे मंसूबे जिनके लिए सरकारी तौर पर तस्दीक की गई है कि उनको जमीन देने का काम भी दिया गया, और इनमें वादी के मुकाबले ज्यादा ऐसे मंसूबे हैं या इस पॉलिसी के तहत जम्मू के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी जाहिर की है, और जम्मू सूबे के अंदर ज्यादा जमीनें इन 36,000 करोड़ के मंसूबों के लिए जमीन अभी तक जो अलॉट करने का सिलसिला हुआ है वो जम्मू प्रोविंस में रहा है। फरवरी 19 सन 2021 था जब एक स्कीम को मुतारफ कराया गया जम्मू कश्मीर के अंदर सन्नत के हवाले से, और उसे अडॉप्ट किया गया, और उस वक्त जो लेआउट दिया गया था डेट वाज 28,400 करोड़ रुपए का था।
लेकिन वही ले आउट ऑफ बढ़ते बढ़ते 54,000 करोड़ रुपए तक आ चुका है और अभी तक 36,000 करोड़ रुपए का जो सरमायाकारी की जो प्रोजेक्ट्स थे उन्हें अप्रूव कर दिया गया, ज़मीनें फराहम कर दी गई हैं। मज़ीद ज़मीनों की तलाश के लिए हुकूमत भी कोशा है और ये माना जा रहा है कि जनाब सन 47 के बाद सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। अब जब सरकार ये एदाद-ओ-शुमार दे रही है कि जनाब 28,400 करोड़ ही हमारे पास मंसूबा था, लेकिन जब हमने विंडो खोल दी और सिंगल लाइन सिस्टम को मुतारफ कराया तो पूरे मुल्क से और बैरून मुल्क से कई सरमायाकारों ने दिलचस्पी दिखाई है और वो दिलचस्पी का अंदाज़ा जो है, जो प्रपोजल्स हैं वो 54,000 करोड़ रुपीज़ तक है। और उनमें जब हमने सॉर्टिंग की, उनमें जब हमने और मजीद परखा कि कौन कौन जल्दी आना चाहता है, तो उसमें हमें पता लगा कि जनाब 36,000 करोड़ रुपए ऐसी सरमायाकारी है जिनको लेकर सरकार ने अभी तक डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी ज़मीनें फराहम कर दी हैं। अब वहाँ पर अपने इंडस्ट्रियल सेटअप खड़े करने हैं, यानी चाहे वो लासीपोरा का एरिया हो, चाहे वो बड़गाम का एरिया हो, चाहे वो जम्मू के कुछ एरियाज हो, बड़े नामी गिरामी लोगों को ज़मीनें अलॉट कर दी गई है, बस काम करने की शुरुआत है। अब जब ये इन्वेस्टमेंट का दौर रहा है, जब ये इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है, तो हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार ये कह रहा है कि जनाब बड़ी बातें तो हो रही है, ज़मीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। और सरकारी ज़राया जो हमें बता रहे हैं उनका मानना है कि जनाब साल 2022 के आखिर तक आप इंतज़ार कीजिएगा। सरमायाकारी का जिस तरीके से क्लियरेंस हो रहा है, जिस तरीके से प्रोजेक्टों की क्लियरेंस हो रही है, 2023 के आते आते बड़ी चीज़ें तब्दील होनी है और ग्राउंड जीरो पर बड़ी सनतें काम करना शुरू करेंगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ज़रिए से हो, चाहे वो मैन और मशीनरी के अपॉइंटमेंट के ज़रिए से हो या दीगर ज़राए से हो। तो कहीं ना कहीं 2023 का जो आगाज़ होगा वो सन्नती इनकलाब के लिए इंतहाई अहम माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए सबसे हसीन और बेहतर साल साबित होगा जिस तरीके की सरमायाकारी हो रही है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने देखी है, कहीं पर हार्ट सेंटर खुला है, कहीं पर ओपीडी खुला, कहीं पर अस्पताल खुला है। वो छोटी छोटी चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आ रही है वो भी सरमायाकारी का हिस्सा है, वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। वहाँ पर भी छोटी छोटी अपॉइंटमेंट जो है वो हो रही है, चाहे डॉक्टरों की हो रही है, पैरामेडिकल स्टाफ की हो रही है, नॉन मेडिकल स्टाफ की हो रही है, क्लास फोर्स की हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ पर भी हो रही है। लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 2023 की शुरुआत से ही एक नया इंकलाब जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। लेट अस होप सो, क्रॉस द फिंगर्स फॉर द बेस्ट कि अल्लाह ताला चाहे, अल्लाह ताला की मंजूरी हो तो जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बेरोजगारी की शरह जो है वो जब आप टॉप फिगर्स के टॉप 5 देखेंगे तो तीसरे नंबर पर आप आते हैं, जम्मू कश्मीर रियासत आती है। इसलिए अगर ये सरमायाकारी होती तो कहीं ना कहीं आसानी होगी, एक रिलीफ मिलेगा नौजवानों को जो अभी स्ट्रेस की लाइफ बसर कर रहे हैं। ये तो थी जनाब बात सरमायाकारी के हवाले से, लेकिन अब जरा बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की भी। कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी के हवाले से भी सरकार संजीदा है और सरकारी ज़राया और एदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि सरकार के सामने जितनी भी दरख्वास्तें आई हैं उन्हें हंगामी बुनियादों पर हल करने की कोशिश की गई है। हुकूमत का एक और बड़ा और अहम फैसला ये भी सामने आया कि कश्मीरी पंडितों की जो जायदादें और ज़मीनें यहाँ पर एनक्रोच हुई थी या डिस्ट्रेस सेल के तहत आई थी, उनमें से 2500 कनाल ज़मीन अभी तक वापस कर ली गई है। 2500 कनाल एनक्रोचमेंट या डिस्ट्रेस सेल ऑफ लैंड जो था कश्मीरी पंडित्स का वो वापस कर दिया गया है और तकरीबन सरकार के सामने जो पोर्टल खोला गया था उसमें 8,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी और उन 8,000 दरख्वास्तों में से 6,000 दरख्वास्तों पर इस वक्त तक काम हो गया है। डिस्पोजल आप देखिए रेट कितना तेजी के साथ है जी, डिस्पोजल हो रहा है जी 6,000 का, 8,000 पोर्टल हुई थी। और सरकार ने जहां एक तरफ से ये पोर्टल के जरिए से राह देने की कोशिश की, वहीं पर उन माइग्रेंट मुलाजमीन के लिए भी कमर कस ली है और ये साफ कर दिया कि 1100 मजीद मकानात तामीर हो रहे हैं, फ्लैट्स तामीर हो रहे हैं और अक्टूबर, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर के आखिर तक ये सारी चीज़ें रेडी होंगी और 1100 मजीद रिहायशी इमलाक जो है, रिहायशी क्वार्टर्स जो है वो फराहम किए जाएंगे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को, जो इस वक्त पीएम पैकेज के तहत जम्मू वादी कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। तो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जिसका हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं, उन्होंने पोर्टल तो लॉन्च किया था और ये कहा था कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और उसके तहत 8,000 कंप्लेंट्स आई थी, 6,000 को निपटारा हो गया, बाकी मानदा जो है वो चल रही है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जनाब संजीदगी के साथ काम किया जा रहा है। जिस तरीके से एहतजाज और दीगर चीज़ें चली हैं कश्मीरी पंडितों को, उसमें जो बीच का रास्ता था उसको अडॉप्ट किया गया और जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस थी
कश्मीरी पंडित्स की उसको एड्रेस कर दिया गया और बिल तरतीब एक के बाद एक ऑर्डर जो है वो जारी हो रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात यह भी कह दी गई है कि उनके मुस्तकिल बाज़ाबादकारी के हवाले से सरकार भी कोशिशों में लगी हुई है। तो फिलहाल 2500 कनाल ज़मीन वापस कर दी गई है। 8000 में से 6000 की दरख्वास्तें कंप्लीट कर दी गई हैं और 1100 के करीब नए इमलाक तैयार किए जाएंगे, क्वार्टर्स तैयार किए जाएंगे अक्टूबर के आखिर तक। सरकारी ज़राए हमें ये बता रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि इस तरीके से कश्मीरी पंडितों के जो जेन्युइन डिमांड्स है उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अब ये बात आज के दिन में क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको याद होगा कि गुज़श्ता 24 या 32 घंटों के दौरान जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीनगर के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरे हुए थे और लगातार वो ये कह रहे थे कि जनाब उनकी जेन्युइन डिमांड्स को एड्रेस किया जाए, उन्हें बाज़ाबादकारी के लिए वापस जम्मू भेजा जाए। तो सरकार ने उस पूरे प्लान पर अपनी वजाहत जो वो पहले भी दे दी थी और सरकारी ज़राए से जो हमारे पास इतलात है वो ये है कि सरकार तमाम जायज़ मुतालबात को लेकर आगे बढ़ रही है और वक्फे वक्फे से एहतजाज ये जो डिसीजंस हैं उन्हें भी इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। अब जनाब फटाफट से बढ़ते हैं आगे जी, क्योंकि बात ज़रा जब जम्मू कश्मीर की हो रही है और तरक्की की हो रही है तो उस बीच तरक्की की रुकावट भी है, वो मिलिटेंसी है। और एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस भी शुरू किए गए हैं, वो माजी में भी थे और आज भी ज़्यादा है। और रात देर के जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी त्राल से मिली है। बिल्कुल, त्राल जनूबी कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर रात देर गए 10 से 12 किलोग्राम बारूदी सुरंग को नाकारा बनाया गया। और बेगुंड का इलाका है जहां फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई मुसद्दका इतला मिलने के बाद शुरू की थी। एक आईडी देखी गई और पुलिस उसके बाद ट्वीट करके भी बता चुकी है कि इलाके के अंदर आईडी मिली। तस्वीरें आपके सामने हैं जब आईडी रिकवर की गई और जनूबी कश्मीर के अंदर एक बड़ा हादसा टाला गया। पुलिस की तरफ से ये अपने ट्वीट में भी इसका खुलासा किया गया है। बेगुन का इलाका है जहां पर पहले तस्वीर और ये दूसरे वीडियो भी आप साथ साथ देख रहे हैं जिस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई। कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से ट्वीट करके भी कि एक बड़े हादसे को टाला गया और अब आईडीज नस्ब करने का या आईडीज को ब्लास्ट करने का एक काफ़ी तवील सिलसिला चला है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर तलब करके इसे नाकारा बनाया गया। एक बड़ा हादसा बज़ाहिर लगता है यहाँ पर जो है वो टाला गया है, लेकिन इसके साथ साथ श्रीनगर के अंदर भी इससे कुछ घंटे पहले हलचल थी जहां पर एक अटैक हुआ और ग्रेनेड हमले में जहां पर कुछ शहरियों के जख्मी होने की इतलात आई, पहले एक फिर दो और उसके बाद ऑफिशियल वर्जन जो ट्वीट के जरिए आया पुलिस का। आदिल अहमद भट्ट 26 साल इसकी उम्र है, ये जख्मी हुआ। उमर रशीद मीर दूसरा शहरी था जो इस धमाके में जख्मी हुआ। तीसरा शहरी नसीर अहमद बाबा था जो जख्मी हुआ। ये तमाम के तमाम लोग पंथा चौक श्रीनगर के रहने वाले हैं और मोहम्मद ताहिर छत्ताबल और शगुफ्ता पुलवामा की रहने वाली हैं। यानी कुल मिलाकर ये 5 शहरी हो जाते हैं जो जख्मी हुए। इसमें जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी कि एक शहरी मामूली तौर पर पुरअसरार धमाके में जख्मी हुआ, लेकिन बाद में कंफर्म किया गया कि इन सभी लोगों की हालत मुस्तहकम है और ये ग्रेनेड ब्लास्ट था जिसमें 5 लोग जख्मी हुए जिनमें एक खातून भी थी। अच्छा, ये ग्रेनेड हमला जी पहले जरा क्लियर कर दे, निशात में हुआ था, रात देर गए हुआ था और तफसीलात जो आई हैं वो सुबह सुबह आई हैं कि 5 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है और रात देर गई की ये तस्वीर भी है जहां पर आईडी त्राल से बरामद कर दी गई। और पुलिस ने कल ही इस बात की भी हमें तस्दीक कर दी थी कि 2 हाइब्रिड मिलिटेंट्स जो बड़गाम से ताल्लुक़ रखते हैं, गोपालपुरा इलाके से, उनकी गिरफ्तारी भी हुई और कश्मीरी पंडितों पर हुए हमलों में उनको मुलविस पाया गया था। तो कुल मिलाकर ये पुलिस की कार्रवाई थी जो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। जहाँ एक तरफ से श्रीनगर की सूरत हाल है, वहीं पर ज़रा सरहद की भी बात आपको बताते हैं, क्योंकि सरहदों पर चौकसी बढ़ाई गई है और उसी चौकसी का नतीजा कि एक और दरअंदाज कल गिरफ्तार हुआ और उस पर यह भी इल्जाम सामने आया, ये बात भी सामने आई कि दरअंदाजी पहली बार नहीं अब तक कई बार कर चुका है। ये कार्रवाई नौशहरा सेक्टर में हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां पर फौज की तरफ से चूंकि मामूल के मुताबिक गश्त चलता है और ये पहली बार देखा गया है कि एक शख्स जो कि बिना हथियार के इस तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में जो खुलासे हुए उसने सिक्योरिटी एजेंसियों के, खुफिया एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। ये कार्रवाई दरअसल हुई है LOC नौशहरा के पास, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो हद मुतारका है, जिसे नियंत्रण रेखा भी आप कहते हैं, नौशहरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को तो नाकाम बनाया गया, लेकिन एक शख्स को पकड़ा भी गया और वो शख्स जख्मी है और तस्वीर भी साथ साथ आप देख रहे हैं उसकी। दरअंदाज झंगड़ के इलाके में बताया जाता है कि दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और पहले वार्निंग फायर
किए गए, नहीं रुका और उसके बाद आगे जब आया तो जवाब में जो है वो उसके बाद फिर से गोली इसके पैरों में मारी गई और जख्मी हालत में फिर इसे राजौरी के मिलिट्री अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां पर ये अभी जेर इलाज है। लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी थमा नहीं है। इस शख्स के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये पहले भी एक मर्तबा न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर कर चुका है, बल्कि यहाँ पर तकरीबन जो जराये से जानकारी है कि 2 सालों तक जेल के अंदर भी रहा, फिदाइन हमलों का माहिर है। जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले भी बड़ी मिलिटेंसी की कार्रवाइयों में इसका नाम रहा है और उसके बाद वापस चला गया। अब जब आया तो इसकी फिर से शनाख्त पर पता चला कि वही शख्स है जो पहले भी इस तरह की सरगर्मियां अंजाम दे चुका है और तबारक हुसैन के बतौर इसकी शनाख्त हुई है। तस्वीर आपके सामने है। सीधा राजौरी चलते हैं। हमारे साथ जमशीद मलिक गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा है। जमशीद, क्या कुछ मजीद तफसीलात जुड़ पाई हैं सुबह होते होते, क्योंकि रात तक कुछ क्लैरिफिकेशंस नहीं आ पा रही थी। जिस शख्स को पकड़ा गया है और खबर यह भी है कि बिना हथियार के दाखिल हो रहा था, मंसूबे क्या कुछ थे, कुछ अभी तक इसमें मजीद खुलासा हुआ है? आसिम, बिल्कुल इस शख्स के बारे में कई इंकशाफ दोबारा देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि 2016 में भी ये शख्स लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था, जहां तकरीबन 2 साल के करीब इसको सजा भी, उस वक्त इसका भाई भी साथ था, सजा भी काट कर ये वापस गया है। उसके बाद इसके साथ एक ग्रुप देखा गया था, जिसके बाद इन पे फायरिंग की। कल की अगर बात करें, कल दोबारा ये कहा जा रहा है कि यह शख्स सरहद अबूर करके अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद इसको रुकने की आवाज दी गई, मगर इसने भागने की कोशिश की। उसके बाद सेना की तरफ से इस पे 3 से 4 राउंड फायर किए गए हैं, जिसमें इसकी टांगों और बाजू पे गोलियां लगी। उसके बाद इसको सेना के हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद बड़े इंकशाफ जो सामने आ रहे हैं इसको लेके, तबरेक को लेके, कि ये इससे पहले भी हिंदुस्तान में आ चुका है और उसके बाद इसने LET के तरबीती कैंप में 6 हफ्ते की तकरीबन गाइड की ट्रेनिंग की है। उसके बाद इसने 2 साल यहाँ पे सजा भी काटी है जेल के अंदर। उसके बाद इसके बारे में कहा जा रहा है कि 25 मई 2016 को तबरेक और इसका 15 साल भाई जो हारून था, वो भी इसी लाइन इलाके से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके दाखिल हुए थे, जिसके बाद इनको सजा के बाद वापस इनके हवाई गांव भेज दिया था। मगर जिस तरह इसको आज पकड़ के जो इसके खिलाफ खुलासे हो रहे हैं, इसमें बड़ी चीज नई सामने आ रही है। इंसाफ ये भी हो रहा है कि ये सुसाइड बम्बर था, ये फिदाइन हमला करने की साजिश के लिए पहुंचा था, क्योंकि जिस तरह ये सामने बात रखी गई कि इसके जिस्म के तमाम बाल, जो जिस्म के अंदर बाल थे, वो काट दिए गए थे, जिसका मकसद ये है कि वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो फिदाइन हमलावर होते हैं। इसके बाद जिस तरह इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसने 6 हफ्ते की पाकिस्तान में LET के तरबीती कैंप में एक गाइड की ट्रेनिंग भी की है। उसके बाद 26 माह की सजा इसने जब हिंदुस्तान में भी काटी है, इससे पहले भी। मगर जिस तरह इसके खिलाफ लगातार इंकशाफ हो रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं कि ये इससे पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में देखा गया, या कई बार कोई ग्रुप होते थे उनकी शनाख्त के लिए भी या गाइड का काम करने के लिए भी तबरेक ने हमेशा काम किया। और इससे पहले जो तबरेक के बारे में कहा जा रहा है कि जब ये पहली बार शामिल हुआ तब 3 लोगों को देखा गया था, जिनके बाद उनको रुकने की आवाज दी गई थी, जिनमें से एक भाग निकला था और 2 को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें तबरेक और इसका दूसरा भाई हारून। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक फैसला सामने आया जिसमें कुछ कैदियों की रिहाई हो रही है। उसके बाद एक बड़ी बात हम आपके साथ करने जा रहे हैं, वो ये है कि सरकार का दावा है कि झील को साफ पाक बनाया जा रहा है। सरकारी दावों पर गुफ्तगू करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जनाब अब फॉरेन स्टूडेंट्स को भारत के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितनी प्रायोरिटी दी जाएगी और UGC इस सिलसिले में क्या कुछ करने जा रहा है, इस पर एक बड़ी बात होगी। रिपोर्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि छोटे से ब्रेक के बाद आप भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि मामला यहीं पर नहीं रुकेगा, बल्कि आपको वक्फ और पीर साहिबान के बीच जो इस वक्त लड़ाई चल रही है उससे भी बाखबर जरूर करेंगे। छोटा सा ब्रेक।